बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भले ही अभी 5 महीने का वक्त बाकी हो, लेकिन बीजेपी ने अपना मिशन जोर शोर से शुरू कर दिया है, जिसे तेजी देने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने बोलपुर में रोड शो किया। ये 5 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। भीड़ को देखकर रोड शो के बाद अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल से दीदी की सरकार जाने वाली है। दीदी के गढ़ में अमित शाह ने कैसे दिया है ममता बनर्जी को चैलेंज, वो सुनाएंगे आपको। लेकिन आपको बता दें, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नमन करने के साथ ही आज अपने दिन की शुरुआत की अमित शाह ने। विश्व भारती में उनका कार्यक्रम रहा। दौरे का ये दूसरा महत्वपूर्ण दिन। लोक कलाकार के घर पर लंच यानी कि दोपहर का भोजन करके समूचे प्रदेश में ये संकेत देने की कोशिश की वहां की सांस्कृतिक विरासत से खुद को किस तरह से जोड़ती है भारतीय जनता पार्टी। क्या कुछ कहा है बोलपुर में रोड शो खत्म होने के बाद अमित शाह ने, सुनिए। सबसे पहले कुछ दिनों पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बंगाल दौरे के वक्त तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उन पर हमला किया था, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी इसकी निंदा करता हूं। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सत्ता का अहंकार जब सर पर चढ़ जाता है तब इस प्रकार की घटनाएं आकार लेती है। ममता दीदी जब कांग्रेस में थी और इंदिरा जी यहां आती थी तो क्या कहती थी? वो बंगाल की अंदरूनी राजनीति में आंतरिक दखल थी क्या? जब वो कांग्रेस में थी और प्रणव दा आते थे या नरसिम्हा राव आते थे तो वो क्या कहती थी? बड़े मंच पर आपको स्वपन दा, राहुल जी, दिलीप घोष, समीक दा कोई नहीं दिखाई पड़ता है। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। संकल्प है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम बंगाल को फिर से एक बार सोनार बांग्ला बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप चिंता मत करिए ममता दीदी, ये चुनाव के साथ ही समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपकी सरकार जाने वाली है। यहां पर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी। मित्रों, मां, माटी और मानुष का जो नारा लेकर निकले थे, तुष्टीकरण, तानाशाही और तोलबाजी में अटक कर रह गए। आज दूर दूर तक मां, मिट्टी और मानुष का नारा दिखाई नहीं पड़ता है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अपने दौरे के पहले दिन तृणमूल कांग्रेस के सांसद, मंत्रियों को बीजेपी में शामिल करवाकर ममता बनर्जी को कल झटका दिया था। लेकिन आज उन्होंने ममता के गढ़ में बीजेपी की ताकत दिखाने की कोशिश की। जिस बोलपुर में तृणमूल कांग्रेस पिछले 2 चुनाव लगातार जीत रही है, अमित शाह ने वहां रोड शो निकालकर ममता दीदी को दी है सीधी चुनौती। साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है? क्या बीजेपी धीरे धीरे अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब होने वाली है? कि बंगाल की जनता तय कर बैठी है, दीदी चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है। अमित शाह के इस आत्मविश्वास की वजह ये रोड शो है, जिसे वो अभूतपूर्व मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए मैंने ढेर सारे रोड शो देखे हैं, करे हैं और ढेर सारे रोड शो को आयोजित भी किया है। मगर
कहना चाहता हूं कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। ममता के गढ़ में बीजेपी शाह के शक्ति प्रदर्शन से बीजेपी के हौसले बुलंद और उसे अपनी तकदीर बदलती दिख रही है। ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है, बंगाल को आगे बढ़ाने। ये जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है, वो घुसपैठ को रोकने के लिए ये परिवर्तन है। वो परिवर्तन राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है उसको करने के लिए, ये टोलाबाजी बंद करने के लिए परिवर्तन है। और ये परिवर्तन है फतेह की दादागिरी समाप्त करने का। अमित शाह ममता के सियासी एकाधिकार के खात्मे के लिए उनके गढ़ में उन्हें चुनौती दे रहे हैं। बोलपुर में ममता के लगे 2 पोस्टर देखिए, जिनके बीच से निकलते अमित शाह के रथ को बीजेपी समर्थक जीत की तरफ कदम मान रहे हैं। बीजेपी के इस आत्मविश्वास की वजह रोड शो में उमड़ी भीड़ है, जिसमें जिसे जहां जगह मिली वो वहीं खड़ा हो गया। जैसे इन लोगों को देखिए जो स्वागत के लिए बनाए गए दरवाजे से ही लटक गए। अमित शाह का ये रोड शो बोलपुर चौरस्ता से डाक बंगला तक निकाला गया, जिनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर थी, लेकिन लोगों की भीड़ की वजह से अमित शाह के रथ को डाक बंगला पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा लग गया। बीजेपी को लगता है कि रोड शो में उमड़ी भीड़ वोट में तब्दील जरूर होगी, क्योंकि कड़ी सुरक्षा में भी लोग जिस तरह से धक्का मुक्की में डटे रहे, उसने पार्टी का जोश हाई कर दिया है। बोलपुर कभी लेफ्ट का गढ़ रहा, जिस पर पिछले 10 सालों से तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है, लेकिन इस रोड शो से सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ममता के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो गई है, क्योंकि सड़क से छत तक लोग बड़ी संख्या में दिखे, जिन्हें देखकर अमित शाह का चेहरा खिल गया। जानकारों को लगता है कि अमित शाह का ये रोड शो बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत अहम साबित होगा, जो लगातार हमले झेल रहे हैं, लेकिन इस रोड शो में पार्टी के कार्यकर्ता बेखौफ दिखे। वीरभूम में अमित शाह का ये रोड शो सियासी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि ये भीड़ देखकर बीजेपी का उत्साह तो बढ़ेगा ही, और हर महीने अमित शाह के बंगाल आने से तृणमूल कांग्रेस पर दबाव बढ़ना तय। मैं आपको वादा करने आया हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। ये बंगाल को टैगोर के स्वप्न का बंगाल बनाएंगे, सुभाष बाबू के स्वप्न का बंगाल बनाने का। रोड शो में भीड़ से बीजेपी और अमित शाह बेहद खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि जो लोग उन्हें आज देखने के लिए आए हैं, वो अगले साल होने वाले चुनावों में बीजेपी को वोट जरूर करेंगे। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान होगा? मैं आपको वादा करने आया हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। ये बंगाल को टैगोर के स्वप्न का बंगाल बनाएंगे, सुभाष बाबू के स्वप्न का बंगाल बनाने का। बोलपुर में अमित शाह के ये बोल बता रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में बंगाल का सियासी युद्ध कितना गर्म रहने वाला है। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। अमित शाह ने अपने दौरे के पहले ही दिन ममता को जबरदस्त झटका दिया। मिदनापुर की रैली में तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक, सांसद और पूर्व सांसद और सीएम ममता बनर्जी के खास रहे शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हो गए। This is kind of an exhibition. It should come naturally. So we feel that every Bengal visit of Bharatiya Janata Party and its leaders comes with an assault on the Bengali culture. बीजेपी की बढ़ती ताकत को देखते हुए ममता बनर्जी ने घरेलू बनाम बाहरी की बहस तेज कर दी है। इसी सिलसिले में टीएमसी जगह जगह ऐसी छोटी रैलियां करके अमित शाह के दौरे को बंगाल का अपमान बता रही है। तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। श्री शुभेंदु अधिकारी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी।
मैं शुभेंदु अधिकारी का हृदय से स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। तृणमूल कांग्रेस के इन आरोपों को काउंटर करने के लिए बीजेपी सोच समझकर आगे बढ़ रही है। इसी सिलसिले में अमित शाह के दौरे के दूसरे दिन का कार्यक्रम रखा गया। बाहरी पार्टी के आरोप का जवाब देने के लिए अमित शाह ने सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी, विश्व भारती कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोक गायक के घर पर खाना खाया। बोलपुर का आदमी बहुत आदमी देखा, लेकिन इतना बड़ा आदमी जो अमित शाह जी का लेके आया है ये कभी देखा नहीं। ये बीरभूम की जमीन को तृणमूल की माना जाता है, तृणमूल का गढ़। ये आप भूल जाइए, आज से ये भूल जाइए। अभी ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। मध्य बंगाल को लेकर बोलपुर बीजेपी की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसकी वजह पिछले 2 संसदीय नतीजे हैं। 2014 में जहां टीएमसी को 48.33% वोट मिले थे, तो बीजेपी को 15.13% मतों से संतोष करना पड़ा था। लेकिन 2019 के चुनाव में ममता का वोट शेयर तकरीबन 1% घट गया, लेकिन बीजेपी को अप्रत्याशित रूप से बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने बोलपुर को पार्टी का गढ़ कहना शुरू कर दिया। बोलपुर से उम्मीदों के पीछे इस सीट का संसदीय इतिहास है, क्योंकि पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने साल 1971 से 2014 तक लगातार यहां जीत दर्ज की। सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी ने यहां से लगातार चुनाव जीता, लेकिन साल 2014 के बाद से यहां तृणमूल कांग्रेस जीत रही है। लेकिन अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भीड़ से बीजेपी को अपना भविष्य सुनहरा दिख रहा है। अब रोड शो से क्या होगा राज तिलक, भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है उसमें कितना है दम, इसके लिए कीजिए 5 महीने का इंतजार। इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए बात अब किसानों की करेंगे। किसान आंदोलन कर रहे तो बीजेपी किसानों को समझाने में लगातार जुटी हुई है। मतलब यह है कि 25 दिन के बाद भी अब तक कोई रास्ता निकालता हुआ किसानों के मुद्दे पर दिखाई नहीं दे रहा है। इन सबके बीच किसानों ने सरकार को जवाबी चिट्ठी भेजी है, जिसमें सरकार की नीयत पर सवाल उठाए गए हैं। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में पहुंचे और वहां पर जाकर मत्था टेका। आंदोलन के 25वें दिन किसान ने अपने उन भाइयों को याद किया जिन्होंने कृषि कानून को वापस लेने की लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। दिल्ली के आंदोलन स्थलों के साथ साथ देश के अलग अलग जगहों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन हुआ। उधर बीजेपी ने किसान कानूनों के समर्थन में अपनी मुहिम को रफ्तार दे दी है। पार्टी के सांसद अपने इलाकों में घूम रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। हमारा ये जन जागरण का दौरा है। कृषि बिल के बारे में कुछ लोग इनोसेंट लोगों को भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने तय किया है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने तय किया है कि सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाएं और नरेंद्र तोमर साहब ने जो पत्र लिखा है उस पत्र की कॉपी घर घर जाकर बांटे। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों में भी कृषि सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता वे गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने किसान भाइयों को गुमराह करना प्रारंभ कर दिया है और गुमराह करने के लिए तमाम प्रकार का भ्रम पैदा करना, एक झूठ को बार बार बोलना, जिनको जनता नकार चुकी है वे लोग आज गुमराह करके देश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास करना चाहते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे और मत्था टेका। गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी ने सिख श्रद्धालुओं के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। सरकार की तमाम कोशिशों और सैकड़ों वादों के बावजूद आंदोलन पर डटे किसान टस से मस नहीं हो रहे। अब तो उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखकर आरोप लगाए हैं कि सरकार को किसानों से कोई सहानुभूति नहीं। किसानों ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, आपने मीटिंग बुलाकर समस्या को हल करने की जगह जो खुला पत्र लिखा है उससे प्रतीत होता है कि आप आंदोलनरत किसानों के खिलाफ गलत बातों का प्रचार कर रहे हैं। किसानों ने अपनी चिट्ठी में सरकार की चिट्ठी में लिखे हर पॉइंट्स का जवाब दिया है। आइए देखते हैं कैसे। सरकार की चिट्ठी में आंदोलन को राजनीतिक दलों का कुचक्र बताया गया तो किसानों ने जवाब दिया, हमारा आंदोलन किसानों का है, यह असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है।
सरकार की चिट्ठी में लिखा गया, किसानों की जमीन पर कोई खतरा नहीं। किसानों ने सवाल उठाए, किसानों को कर्ज जमीन गिरवी रखकर दी जाएगी, ऐसे में वो सुरक्षित कैसे है? सरकार की चिट्ठी में मंडियों, एमएसपी और सरकारी खरीद जारी रखने का आश्वासन है। किसानों ने सवाल उठाए, सरकार एमएसपी और सरकारी खरीद को कानूनी आधार क्यों नहीं देती? ठेका खेती पर सरकार का दावा है कि ठेके में उपज का भुगतान समय सीमा के भीतर होगा, किसान कभी भी करार तोड़ सकते हैं। किसानों ने कहा, ठेका कानून एक तरफा है। सरकार का दावा है कि किसान फसल कहीं भी बेच सकते हैं और अपना रेट तय कर सकते हैं। किसानों ने जवाब दिया, ये बात वही मानेंगे जिन्होंने खेती नहीं की है, किसानों को कभी उनके रेट नहीं मिलते। सरकार ने लिखा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। किसानों ने जवाब दिया, इस फंड का भी प्रयोग बड़े कॉरपोरेट घरानों और विदेशी कंपनियों के हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। सरकार ने लिखा, 80% किसान 2 एकड़ से कम के मालिक हैं और सरकारी नीतियों से वो लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों ने लिखा, उनके संघर्ष में भाग लेने वाले यही 80% किसान हैं जो भारी कर्ज में भी डूबे हुए हैं। मोदी जी ने रात भी बयान दिया कि किसान जथेबंदी किसान मोद और आजे मैं मीटिंग के साथ करूंगा, पर हम बोलते मोदी जी ऐसे नहीं हम आएंगे। आप बोलते शोध करो, शोध नहीं, आप पहले अपना क्लियर करो कि ये ऑर्डिनेंस जो है रद्द करने वापस करने हैं, फिर हम आएंगे आपकी मीटिंग में। आपकी सोच ही गलत है। आप तो ये बोलते आपको समझा दें ये ऑर्डिनेंस ठीक है, ऐसे मोदी जी नहीं चलेगा। एमएसपी का सवाल रहा हो, चाहे मंडियों का सवाल रहा हो, चाहे किसानों के खेत खलिहानों की सुरक्षा का सवाल रहा हो, सब चीजें तो 100% गारंटी दे दी गई है। गारंटी हमेशा रहेगी। अब प्रश्न ही होता है कि कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के और किसानों के कंधों पे बंदूक चलाना शुरू कर दिया है। तो ये वो हताश और निराश आत्माएं हैं जो हर 6 महीने में 8 महीने में इस तरह का पॉलिटिकल परपंच और पॉलिटिकल पाखंड के माध्यम से सीधे साधे लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र करते रहे। किसानों की नाराजगी बढ़ रही है, लेकिन सरकार की उम्मीद है कि गतिरोध जल्द खत्म होगा। मुझे तो अभी भी आशा है कि मुद्दों पर चर्चा होगी और इस गतिरोध खत्म होगा। कोशिश करेंगे कि आप उनको बुलाएं दोबारा से। जरूर, कल प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कह दिया है, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अगर वो नहीं आए तो क्या होगा सर? मैं नहीं मानता, वो आएंगे और बातचीत भी होगी। अब देखने वाली बात होगी कि बात कैसे बनती है और किसानों का आंदोलन और कितने दिन चलता है। आज तक ब्यूरो। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी बाकी है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आपको देते हैं। गतिरोध सरकार और किसानों के बीच लगातार कायम है। ऐसे में प्रदर्शनकारी किसान संगठनों की ओर से कहा गया है कि अब वो सोमवार से यानी कि कल से भूख हड़ताल करेंगे। किसानों ने सोमवार से भूख हड़ताल का ऐलान किया है। हरियाणा में टोल को फ्री कराएंगे। हालांकि बीते दिनों आपको याद होगा हरियाणा के सीएम ने जाकर मुलाकात की थी कृषि मंत्री से। इन सब के बीच 25 से 27 दिसंबर तक टोल प्लाजा फ्री करेंगे किसान। ये बड़ा ऐलान किसान संगठनों की ओर से किया गया है। सुनिए। इस आंदोलन में को आगे बढ़ाने के लिए पहला फैसला ये हुआ है कि कल से 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक, क्रमिक अनशन जिसको बोलते हैं, 8 घंटे का नहीं 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक जितनी भी साइट्स हैं सब पे शुरू होगा। और हम देश भर में इस आंदोलन के पक्ष में जहां पे भी धरने चल रहे हैं, बहुत जगह पे धरने चल रहे हैं, सबसे अपील करते हैं कि 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक कल से यहां पे शुरू करें। यहां पे 11 लोगों का शुरू होगा। यहां पे जितने भी मोर्चे हैं सब पे 11 लोगों का शुरू होगा। 11 लोगों की टीम 24 घंटे के लिए बैठेगी। उसके बाद 11 लोग उसको शुरू करेंगे। वो यहां पे सब साइट्स पे शुरू होगा और बाहर देश में जहां भी लोग कर रहे हैं वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से इसका फैसला कर सकते हैं।